भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने रायपुर में प्रेस वार्ता कर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि संसद में कांग्रेस के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है। वह तथाकथित जी राम जी बिल को लेकर भ्रम फैला रही है, जबकि इसमें निर्णय का अधिकार ग्राम सभा और पंचायत के पास है। अरुण सिंह ने मनरेगा में घोटालों का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस विकास कार्यों का विरोध करने की आदत में फंसी है। नक्सलवाद पर उन्होंने कहा कि मोदी शाह के नेतृत्व में देश तेजी से नक्सल मुक्त हो रहा है और प्रभावित क्षेत्रों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है। छत्तीसगढ़ में डबल इंजन सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर उन्होंने निवेश, उद्योग और जल जीवन मिशन की प्रगति का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार योजनाओं को जमीन पर उतारने पर फोकस कर रही है। संसद सत्र अभी संपन्न हुआ है। हमने लोकसभा और राज्यसभा में देखा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं था। कई बिल पे चर्चा हुआ, वो ढंग से अपनी बात भी नहीं रख पाए। उसके बाद आ करके बाहर कहना कि हम जो यह बिल है जी राम जी इसका विरोध करेंगे। मैं भी संसद में था। कांग्रेस के लोग दिग्भ्रमित थे, कुछ भी नहीं बोल पाए। यह इसलिए नहीं बोल पाए क्योंकि जी राम जी का जो बिल है मनरेगा की जगह पहले 100 दिन की रोजगार की गारंटी देता था, अब 125 दिन की रोजगार की गारंटी है देने वाला है। तो लगभग 25 दिन अधिक लोगों को रोजगार देगा। तो 25% तो बहुत अधिक होता है। उसके साथ ही जो योजनाएं बनेगी, जो काम होगा, वह ग्राम सभा और ग्राम पंचायत तय करेगा कि हमारे ग्राम सभा ग्राम पंचायत में क्या काम होना है। कि जल संरक्षण के लिए होना है या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है उसके लिए करना है, स्कूल बनाना है या छोटे छोटे तालाब बनाने हैं। ऐसी चीज़ों का जो निर्णय लेगा वो ग्राम सभा और ग्राम पंचायत ही लेगा। तो उनकी तरफ से यह भ्रम फैलाना कि नहीं केंद्र तय करेगा, केंद्र तय नहीं करेगा, उसमें स्पष्ट है कि यह जो है पूरा का पूरा ग्राम सभा और ग्राम पंचायत तय करेगा। हमारे कृषि मंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी ने भी सभी को एक पत्र लिखा है बाकायदे और कहा है कि इस बात को नीचे तक ले जा करके समझाएं। हाँ, इतना ज़रूर है कि पहले जो मनरेगा में कई विधानसभाओं में गड्ढे गड्ढे दिखते थे। इतने गड्ढों की संख्या गिन लीजिए तो विधानसभा का क्षेत्र छोटा पड़ता था। कुछ जगह ऐसी घोटाला होता था और ऐसा घोटाला पश्चिम बंगाल में बहुत अधिक हुआ। पश्चिम बंगाल में 19 जिले ऐसे थे जो जांच में पाया गया कि इन 19 जिलों में जो मनरेगा के अंतर्गत काम हुआ वह काम हुआ ही नहीं। वो पूरी की पूरी स्कीम ही उन्होंने उसकी एक तरीके से बोगस उसका फ्रेमवर्क दे दिया, पूरा लूट लिया। और इसीलिए केंद्र सरकार ने इन 19 जिलों की जो धन थी उसको भी रोका, आवंटन भी रोका। ऐसे कई जगह शिकायतें मिलती थी। उसमें किस प्रकार से बायोमेट्रिक्स का उपयोग किया जाए, कैसे कंप्यूटराइज किया जाए, कैसे लाभार्थी को उसका हक मिले, बीच में जो दलाल हैं उनके पास पैसा न जाए, उसके लिए यह स्कीम लाई गई है कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा। जब इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा तो गांव का जो हम सोचते हैं कि सर्वांगीण विकास, तो सर्वांगीण विकास भी इसके माध्यम से होगा। नहीं तो मनरेगा के नाम पे किसी भी गांव में चले जाइए और कहीं मनरेगा के 5 साल का में क्या डेवलपमेंट हुआ है, न वो स्कूल बता पाएंगे, न तालाब बता पाएंगे, न सड़क बता पाएंगे। केवल गड्ढे खोदना और फिर गड्ढे भरना। तो प्रधानमंत्री मोदी जी जो यह चाहते हैं कि गाँव का सर्वांगीण विकास हो, जब एक और गाँव को के लोगों को आवास देने का काम प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 4 करोड़ से अधिक आवास दिया और भी चल रहा है। 12 करोड़ से अधिक घरों में नल से जल की व्यवस्था किया। प्रधानमंत्री सोलर मुफ्त जो अपना योजना, बिजली की योजना,
तो वो अभी फ्री में दे रहे हैं। तो ऐसे अन्य आयुष्मान भारत का कार्ड, वेलनेस सेंटर, ऐसे जब ये क्या है कि गांव के लोग स्वस्थ रहें, शुद्ध पीने का पानी मिले, अपना इलाज करा सके, उनको बिजली भी मुफ्त में मिले, जब यह कर रहे हैं तो इसके साथ साथ आवश्यकता है कि गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छे मजबूत हो। तो यह जो पैसा मनरेगा का अभी जो जी राम जी का पैसा जाएगा, इसके माध्यम से ठोस काम दिखेगा, गांव वाले भी खुशहाल होंगे। तो इसका कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है और मुझको लगता है कि हर सकारात्मक, हर पॉजिटिव जो भी काम होता है उसको विरोध करते ही करते हैं। इसीलिए प्रदेश और देश की जनता उनको नकार रही है। लगातार हार का सिलसिला, हरियाणा में हारे, फिर धीरे धीरे करके हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार, वो कांग्रेस जीरो होती चली जा रही है। और ये मान के चलिएगा अब पश्चिम बंगाल में भी चुनाव हो रहा है, असम में भी और तमिलनाडु में भी, यहाँ सब हारेगी कांग्रेस। इसके पास कोई जीत, मतलब एक सम्मानजनक सीट भी पाने का कहीं इनका दूर दूर तक, कोसों दूर दिखता नहीं कि सम्मानजनक सीट भी कांग्रेस जीतेगी, क्योंकि वो नेतृत्वविहीन पार्टी है और दिग्भ्रमित पार्टी है। इसलिए मित्रों, यह पूरा का पूरा मेरा आपसे भी निवेदन है कि जी राम जी बिल को पूरा अगर देखेंगे तो इसमें इसका सोशल ऑडिट भी होगा, और सोशल ऑडिट भी गांव के लोग ही करेंगे। तालाब बनेगा, चेक डैम बनेगा, स्कूल बनेगा, अस्पताल बनेगा, नालियां बनेंगे, शेड बनेंगे, और सेल्फ हेल्प ग्रुप के महिलाओं को भी इसके साथ जोड़ा जाएगा। और फसल के कटाई के समय अलग से प्रावधान है कि वह किसानों को भी लोग मिले, उसके लिए 60 दिन का प्रावधान है कि 60 दिन जो है पहले से नोटिफाई हो जाएगा। गरियाबंद जिले में पुलिस ने 40 किलो अवैध गांजा के साथ 4 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया। जब्त गांजे की कीमत करीब 20 लाख रुपए आंकी गई है। सिल्वर रंग की हुंडई कार से गांजा तस्करी की जा रही थी। मुखबिर की सूचना पर पांडुका थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 130C पर चेकिंग के दौरान कार से गांजे के पैकेट बरामद किए गए। चारों आरोपी मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के निवासी हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने राजीव भवन में पत्रकार वार्ता कर तमनार में जिंदल स्टील को दी गई ओपन कास्ट कोल माइंस को लेकर भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि गारे पेलमा सेक्टर 1 में खदान के विरोध में ग्रामीण और आदिवासी 5 दिसंबर से धरने पर थे, लेकिन प्रशासन ने 8 दिसंबर को फर्जी जन सुनवाई कराई। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि 27 दिसंबर को शांतिपूर्ण आंदोलन को कुचलने के लिए लाठीचार्ज, आंसू गैस और गिरफ्तारियां की गई, जिससे तनाव की स्थिति बनी। कांग्रेस ने खदान आवंटन और जन सुनवाई रद्द करने, हाईकोर्ट के वर्तमान जज से न्यायिक जांच, आंदोलनकारियों पर दर्ज एफआईआर वापस लेने और कलेक्टर एसपी पर कार्रवाई की मांग की है। भाजपा सरकार की गांव, गरीब, किसान, आदिवासी विरोधी नीति का परिणाम है तमनार घटना। हम लोग कल तमनार गए थे, मैं स्वयं गया था। मेरे साथ जो तमनार की घटना घटी और उस घटना की हम लोगों ने जांच दल बनाए थे, जिसमें प्रमुख रूप से शिव डहरिया जी और पूरी टीम, इंद्र साहब मंडावी जी, जनक ध्रुव जी, दोनों विधायक और विधायक उत्तरी जांगड़े जी, दोनों शहर और जिला कांग्रेस रायगढ़ के अध्यक्ष भी साथ में थे। आदरणीय साथियों, मैं कुछ तमनार घटना की मैं डिटेल में कुछ रखना चाहता हूं आप लोग के बीच में। रायगढ़ जिले के तमनार में गारेपेलमा सेक्टर 1 का ओपन कोल माइंस का अलॉट भारतीय जनता पार्टी की ये विष्णुदेव साय सरकार ने किया और उसकी जन सुनवाई पिछले 8 दिसंबर को जन सुनवाई रखा गया, लेकिन वहां के ग्रामीण, वहां के किसान, वहां के आदिवासी लगातार कहते रहे कि 8 जन सुनवाई को आप स्थगित करिए। इसको लेकर 5 दिसंबर से वो लगातार धरने में बैठे थे, लेकिन सरकार और प्रशासन नहीं मानी
8 दिसंबर को जन सुनवाई उन्होंने किया। जन सुनवाई कैसे हुआ? जहां जन सुनवाई होना था उस जगह को टोटल प्रभावित 14 गांव हैं। गारेपेलमा सेक्टर 1 में प्रभावित होने वाले 14 गांव हैं। 14 गांव के करीबन 10,000 से अधिक लोगों ने पूरे जन सुनवाई स्थल को एक मानव श्रृंखला बनाकर घेर लिया था। वहां किसी को प्रवेश करने नहीं दिया, लेकिन जिला प्रशासन ने चोरी चोरी चुपके चुपके एक जगह बाथरूम के किनारे एक टेबल लगाकर पर्यावरण विभाग के अधिकारी, प्रशासन के अधिकारी टेबल लगाकर जन सुनवाई किए, जो उस जन सुनवाई स्थल से काफी दूर था। और 15 से 20 लोग जो जिंदल पावर लिमिटेड को, जिंदल पावर कंपनी को जो कोल माइंस अलॉट किया गया, और उस कोल माइंस की सुनवाई उन जिंदल के काम करने वाले कर्मचारी, जो 15 से 20 कर्मचारी थे, उनसे जन सुनवाई हस्ताक्षर करा गया। सिर्फ जन सुनवाई 15 से 20 लोगों की हुई। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के 25 बर्खास्त कर्मचारियों की सेवा बहाल कर दी गई है। स्वास्थ्य विभाग के आदेश के अनुसार हड़ताल अवधि में की गई सभी अनुशासनात्मक कार्रवाइयों को शून्य घोषित किया गया है। फैसले से खुश कर्मचारियों ने रायपुर में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के निवास पहुंचकर मिठाई खिलाई और आभार जताया। मंत्री ने कहा कि सरकार कर्मचारियों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील है और न्यायोचित मांगों पर सकारात्मक निर्णय लिया गया है। देखिए, जो एनएचएम है हमारे स्वास्थ्य विभाग का, एक रीढ़ के हड्डी के जैसा है, क्योंकि इनके माध्यम से हम चाहे मितानिन प्रोग्राम्स हों या राष्ट्रीय कार्यक्रम हों, जितने भी नेशनल प्रोग्राम्स हैं, उन सब में एक बड़ी सहभागिता हमारे एनएचएम कर्मचारियों की रहती है। और हमारे पास जो इंटीरियर और दूरस्थ क्षेत्रों में जहां स्वास्थ्य सुविधाएं की लोग मांग करते हैं और पहुंचना चाहिए, उसमें एक बड़ी योगदान एनएचएम कर्मचारियों का होता है। 25 कर्मचारी पिछले दिनों में बर्खास्त किए गए थे, उन सभी की वापसी हो चुकी है और उन सभी के हम उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उम्मीद करते हैं कि पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बहुत सुदृढ़ हो। और सभी एनएचएम कर्मचारी संघ ने मुझे आश्वस्त किया है कि प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए पूरे ताकत के साथ, ऊर्जा के साथ सब लोग लगेंगे। और छत्तीसगढ़ में पहले से अभी बेहतर है और पूरी तरह से हम प्रयास करेंगे कि दूरस्थ अंचलों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचकर आम जनता को इसका लाभ मिले। नव वर्ष को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि वर्ष 2025 कई मायनों में ऐतिहासिक रहा है और ये छत्तीसगढ़ का रजत जयंती वर्ष भी रहा। इस दौरान देश और प्रदेश को अनेक उपलब्धियां मिली। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्ष 2026 नए उत्साह और ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने का वर्ष होगा। 2026 में छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बनाने और विकसित छत्तीसगढ़ की नींव मजबूत करने का लक्ष्य है। अरुण साव ने विश्वास जताया कि 2026 विकसित छत्तीसगढ़ और विकसित भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण वर्ष साबित होगा। 2025 अपने अंतिम चरण में है और अनेक मामलों में 2025 बहुत ऐतिहासिक और यादगार वर्ष रहा है। ये 2025 एक तरफ जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जन्म जयंती थी, वंदे मातरम की 150वीं जयंती थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म शताब्दी वर्ष और हमारे छत्तीसगढ़ का रजत जयंती वर्ष, और बड़ी बड़ी उपलब्धियां इन 2025 में देश और राज्य को मिली है। अब 2025 अपने अंतिम चरण पर है। आने वाला 2026 छत्तीसगढ़ के लिए और देश के लिए नए उत्साह और ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने का वर्ष होगा। एक तरफ जहां हमारा छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त होगा 2026 में, वहीं छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ बनाने का
आधार इस 2026 में तैयार होगा। जिस तेज गति से आज छत्तीसगढ़ में काम हो रहा है, काम की शुरुआत हुई है, निश्चित रूप से 2026 विकसित छत्तीसगढ़ के लिए महत्वपूर्ण वर्ष होगा, भारत के लिए महत्वपूर्ण वर्ष होगा और उसी को संकल्प को पूरा करने का काम 2026 में हम सब करेंगे। तमनार मामले को लेकर कांग्रेस की ओर से प्रेस वार्ता को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि पूरे मामले की जांच कराई जाएगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। कि सरकार उस मामले में जांच करा रही है और जांच में जो तथ्य सामने आएंगे, जो भी दोषी होगा उन पर कार्यवाही होगी।